दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक रीडर बाय अंश की हिंदी फुल ऑडियो बुक में। सोचिए और अमीर बनिए। ये पुस्तक हमारी सोचने की शक्ति के बारे में है कि कैसे हम सोचकर अमीर और संपन्न बन सकते हैं। नेपोलियन हिल की यह पुस्तक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रही है। इस पुस्तक से लाखों लोगों की सोच बदल गई है। दोस्तों इस पुस्तक को हम कई पार्ट में बनाएंगे ताकि आपको हर भाग को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा और आप छोटे छोटे लेसन से सीख पाएंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते थिंक एंड ग्रो रिच का पहला चैप्टर। भाग 1, विचार ही वस्तु है। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। कुछ साल पहले एडविन सी बार्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर भी अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। बार्न्स की इच्छा की खासियत यह थी कि वह निश्चित थी वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। उनके लिए काम करना नहीं, वे किसी तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते थे। इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिससे दौलत हासिल हो सकती है। यह जब इच्छा उनके विचार या दिमाग में पहली बार कौंधी तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि वो इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में दो बाधाएं थी। पहली यह कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए के पैसे नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती है। वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते, परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बार्न्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा कि वह एक साधारण फुटपाथी की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उससे उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी एक ही पासे पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि उसने तय कर लिया था कि वह तब तक जुटे रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बाद की घटनाएं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक की हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिल गया। महीने गुजरते गए। बार्न्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु बार्न्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे। एक दिन एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज़ आ जाती है। बार्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल न हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यह एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी ज़िंदगी क्यों न लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा वंश को उस समय यह पता नहीं था, परंतु इकलौती इच्छा होने के कारण उसकी लगन और उनकी दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए और उन्हें वह अवसर मिल गया जिसकी ज़िंदगी उनसे बदल गई। अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आया तो वह पहले ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बार्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इसी तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था
जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टर मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। बांस ने अपना अवसर देखा। यह अब चुपचाप उनके जीवन में आया था, एक अजीब से दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बांस और उनके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बांस जानते थे कि वे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपने मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बांस ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बांस की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, या तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण तो यह था कि जानना कि सिद्धांतों के सारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कार में बदल सकता है। बांस ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोचकर वे दौलतमंद बन गए। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो वे इतना ही जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और उसमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। सोने से 3 फुट दूर। असफलता का एक आम कारण यह भी है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। आज वो डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे कितना सोना छुपा है। उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचार में छुपा है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर ज़मीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनी का उपयोग हुआ। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे और स्वर्ण पात्र अब वहां नहीं था। वो खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें कोड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फाल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहाँ डार्विन ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होगा। लोगों के ना कहने के कारण मैं कभी नहीं रुकूंगा। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। यह खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा बेचने की बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कह रहे थे कि मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने ना कर दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। उन्होंने सोने की खदान के बिजनेस के हार मानने के अनुभव से जुटे रहने का सबक सीख लिया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि वो मैदान छोड़ दिया, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इस देश के सबसे सफल 500 से ज़्यादा लोगों ने इस लेखक को बताया कि उन्हें महानतम सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे
और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मज़ा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। लगन का 50 सेंट का सबक। मिस्टर डार्बी को सोने की खुदाई के अनुभव से असफलता की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। उसने कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ, जिससे उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के बड़े फार्म में बहुत से अश्वेत किसान रहा करते थे, जो फसल बटाई कर लेते थे। धीरे से आवाज़ दरवाज़ा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दो। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा सी भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में जुट गए और वे इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि बच्ची अभी गई नहीं है। काफ़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ी है, तो वह फिर चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम घर चली जाओ, अब जाओ या फिर मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर, परंतु वह जरा से भी नहीं हिली। अंकल ने उसे गेहूं के बारे में वहीं पटक दिया, जिसे वह उठकर थ्रेशर के सामने डालने वाले थे। एक डंडा उठाकर वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने हाव भाव से लग रहा था कि वे आज बच्चे को सबक सिखाकर ही रहेंगे। डार्बी की सांसें थम गई। उसे विश्वास था कि अंकल अब हमला करने ही वाले हैं। यह जानता था कि अंकल का गुस्सा बहुत तेज है। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज़ में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्चे को दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और दरवाजे की तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगी, परंतु उसकी अपनी आंखें उस आदमी पर से नहीं हटाई जिसे उसने अभी हराया था। जब वह चली गई तो अंकल एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट तक खिड़की के बाहर झांकते हुए कुछ सोचते रहे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची की लगन ने उन्हें किस तरह हरा दिया। मिस्टर डार्बी के मन में भी चिंतन चल रहा था। उनके अनुभव में यह पहली बार था जब उन्होंने किसी अश्वेत बच्चे को किसी वयस्क श्वेत आदमी पर भारी पड़ते देखा था। उसने ऐसा किस तरह किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जो उनका गुस्सा कायर हो गया और वे एक भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची में वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? डार्बी के मन में इसी तरह के बहुत से सवाल कौंध रहे थे, परंतु उन्हें इन सवालों के जवाब बरसों तक नहीं मिले और एक दिन उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। अजीब संयोग था कि यह असामान्य अनुभव इस लेखक को उसी पुरानी मिल में सुनाया गया, ठीक उसी जगह पर जहां अंकल को हार का सामना करना पड़ा था। बच्ची की अद्भुत शक्ति। जब हम उन पुरानी मिल में खड़े थे तो मिस्टर डार्बी ने असामान्य सफलता की कहानी को दोहराया और अंत में यह सवाल पूछा, आपको क्या लगता है इस बच्ची में वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया? इस सवाल का जवाब एक पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरी तरह से दिया गया है और इससे आप संतुष्ट होंगे। इससे वह सारी जानकारी और निर्देश दिए गए हैं जिनसे मदद से कोई भी आदमी उसी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसका उपयोग उस बच्ची ने संयोगवश कर लिया था। अपने दिमाग को चौकन्ना रखें और आप देख पाएंगे कि किस सिद्धांत की अद्भुत शक्ति ने उस बच्ची की मदद की। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक देख सकेंगे। इस पुस्तक में कहीं पर आपको एक ऐसा विचार मिल जाएगा जिससे आपकी ग्रहणशील शक्तियाँ पैनी हो जाएगी और आप भी अपने लाभ के लिए उस अचूक शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। इस शक्ति का एहसास आपको पहले अध्याय में भी हो सकता है या फिर यह आगे के किसी अध्याय में आपके दिमाग में कौन सकता है। यह एक विचार के रूप में आ सकता है या किसी योजना या लक्ष्य के रूप में आ सकता है या आपको अतीत की ओर ले जा सकता है, असफलता या हार के पुराने अनुभवों की ओर, और उनसे कोई ऐसा सबक निकाल सकता है जिससे द्वारा आपने जितना खोया है उससे ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं। जब मैंने मिस्टर डार्बी को बताया कि वह छोटी सी अश्वेत बच्ची किस अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर रही थी तो उन्होंने 30 साल के अपने जीवन बीमा सेल्समैन के कार्य का विश्लेषण करते हुए यह तत्काल स्वीकार किया कि वह एक इस क्षेत्र में उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। उस बच्ची से सीधा सीखा गया सबक। मिस्टर डार्बी ने बताया कि हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे
टकराना चाहता था और मुझसे सामान खरीदने से मना कर देता था, तो मुझे उसी पुरानी मील में खड़ी वह बच्ची याद आ जाती थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें में अवज्ञा साफ दिख रही थी। यह याद करते ही मैं खुद से कहता था, मुझे यह सेल अवश्य करनी चाहिए। मेरी ज़्यादातर सेल तभी हुई जब शुरुआत में ही लोगों ने ना कह दिया। उन्हें अपनी वह गलती भी याद थी जब वे सोने से सिर्फ 3 कदम के फासले पर रुक गए। उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और हार भी मान ली थी, परंतु उन्होंने कहा कि यह अनुभव अभिशाप के बजाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह झूठा रहना जाए, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे सबक सीखने की ज़रूरत थी। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल की सोने की खुदाई, बच्ची और अंकल की मुठभेड़ की कहानियाँ बेशक सैकड़ों बीमा एजेंटों द्वारा पढ़ी जाएगी, और इन सभी को लेखक इस बात बता देना चाहते हैं कि इन दोनों अनुभवों से सबक सीखकर ही डार्बी हर साल $10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेच पाया। मिस्टर डार्बी के अनुभव साधारण थे और रोज़मर्रा की जीवन में ऐसी बातें अक्सर होती रहती है, परंतु उन्हीं के कारण उनकी तकदीर बदल गई। इसलिए यह अनुभव उनके लिए जीवन के अनमोल उपहार साबित हुए। उन्होंने इन दोनों नाटकीय अनुभवों का लाभ लिया क्योंकि उन्होंने उनका विश्लेषण किया, उनसे सबक भी सीखा। परंतु उस आदमी का क्या होगा जिसके पास असफलता के विश्लेषण का ना तो समय है और ना ही इच्छा? ऐसे आदमी को वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा जो उसे सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है? वह आदमी कहाँ और कैसे हार को अवसर की सीढ़ी में बदलने की कला सीखेगा? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। आपको सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत है। जवाब में 13 सिद्धांतों का वर्णन है, परंतु इसे पढ़ते समय यह याद रखें, जिन सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं वे आपके ही मस्तिष्क में मिल सकते हैं। यह पुस्तक पढ़ते समय आपके दिमाग में कोई विचार, योजना या लक्ष्य अचानक कौन सकता है। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ही ज़रूरत होती है। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत ऐसे तरीके और नुस्खे बताते हैं जिनके प्रयोग से उपयोगी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इन सिद्धांतों के वर्णन से पहले आपको यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया जाता है कि जब दौलत आती है तो इतनी तेज़ी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह कहाँ छुपी हुई थी। यह वाक्य हैरान करने वाला है। यही नहीं, यह उस लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध भी है जिसका मानना है कि दौलत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है, चाहे उसकी कड़ी मेहनत हो या न हो। आप और आप ही की तरह के हर व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि उस मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। मैंने 25 साल रिसर्च करने में लगाए क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता था कि अमीर लोग किस तरह अमीर बन सकते हैं। बहुत गौर से देखें, जैसे ही आप इस फिलॉसफी के सिद्धांत को अपना लेंगे और इन सिद्धांतों पर अमल करने के निर्देश का पालन करने लगेंगे, आपको आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने लगेगी। असंभव बिल्कुल कुछ नहीं है। मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। वह ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव हुए, वह ऐसी सारी चीज़ें जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। यह पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो ऐसे नियम जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को सफल बनाया है और इन नियमों पर चलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के इच्छुक रहे हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं, और असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। इस पुस्तक का लक्ष्य है उन सभी लोगों की मदद करना जो अपने मस्तिष्क को असफलता की जागरूकता से निकालकर सफलता की जागरूकता की ओर ले जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों में एक और कमजोरी होती है, उनकी आदत होती है कि वे अपने विश्वास और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु को और व्यक्ति को नापते हैं। इसे पढ़ने वाले कई लोग तो यह भी विश्वास कर रहे होंगे कि वे सिर्फ सोचकर अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके चिंतन की आदतें गरीबी, कमियां, दुख, असफलता और हार के दलदल में फंसी हुई है। यह दुर्भाग्यशाली लोग मुझे उस प्रसिद्ध चीनी व्यक्ति की याद दिलाते हैं जो अमेरिकी तौर तरीके सीखने के लिए अमेरिका आया था। वह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ने लगा। एक दिन प्रेसिडेंट हार्पर वहाँ पर इस युवक से मिलने गए। उससे कुछ देर बात की। उन्होंने उससे पूछा कि उसने अमेरिकी लोगों से सबसे प्रमुख बात क्या देखी। उस युवक ने जवाब दिया, आप सबकी आंखें तिरछी है,
अमेरिकी लोगों को यही बात मुझे सबसे खास लगी कि आप सबकी आंखें तिरछी है और हम लोग चीन लोगों के बारे में क्या कहते हैं। जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हम उन पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हम मूर्खतापूर्वक यह विश्वास करते हैं कि हमारी सीमाएं ही सीमाओं का सही पैमाना है। निश्चित रूप से सामने वाले की आंखें आपकी तिरछी लगेगी क्योंकि वे आपकी जैसी नहीं है। असंभव फोर्ड V8 मोटर। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पुस्तक V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन्होंने अपने इंजीनियरों को ऐसा इंजन बनाने का आदेश दिया। डिजाइन कागज पर आ गया परंतु सभी इंजीनियरों का कहना था कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक को एक ही टुकड़े में डालना असंभव है। फोर्ड ने कहा फिर भी आप इसे बनाओ, परंतु उन्होंने जवाब दिया यह असंभव है। फोर्ड ने आदेश दिया काम चालू कर दो और यह काम तब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें इसमें सफलता ना मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों न लगे। इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया। अगर वे फोर्ड की नौकरी में बने रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 6 महीने गुजर गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 6 महीने और गुजर गए और फिर कुछ समय और गुजर गया। इंजीनियरों ने आदेश के पालन की हर संभव कोशिश की परंतु वह काम उन्हें असंभव लगने लगा, जिससे किया जाना संभव नहीं था। 1 साल बाद फोर्ड ने इंजीनियरों को फिर बुलाया और दोबारा उन्होंने उन्हें वही बताया कि उनके आदेश को पूरा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं सूझ रहा है। काम चालू रखो, फोर्ड ने कहा। मैं इसे चाहता हूँ और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। उन्होंने काम चालू रखा और फिर जैसे जादू की झड़ी से रहस्य प्रकट हो गया। फोर्ड की लगन एक बार फिर जीती। हो सकता है कि यह कहानी अक्षत सत्य न हो परंतु इसका मूल भाव और घटना बिल्कुल सही है। अगर आप इससे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो इससे निष्कर्ष निकालें कि आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं। आप भी फोर्ड की करोड़ों डॉलर के अमीरी का रहस्य जान सकते हैं। आपको यह रहस्य जानने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता के सिद्धांत मालूम थे और उन्होंने उन सिद्धांतों पर अमल किया था। इनमें से एक है इच्छा। यह जानना कि आपको क्या चाहिए। पढ़ते समय फोर्ड की कहानी याद रखें और उन पंक्तियों को दोहराएं जिनसे उनकी अभूतपूर्व उपलब्धि का रहस्य बताया गया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उन सिद्धांतों पर उंगली रख सकते हैं जिनकी वजह से हेनरी फोर्ड अमीर बने, तो आप उनकी उपलब्धियां की बराबरी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी व्यवसाय या रोजगार में क्यों ना हो। आप क्यों अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब हेनले ने अमर पंक्तियाँ लिखी, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ तो मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, तो उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपनी आत्माओं के कप्तान हम स्वयं हैं क्योंकि हम में अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें हमें यह बताना चाहिए था कि हमारे दिमाग में जो विचार प्रबल होते हैं, हमारा मस्तिष्क उनकी तरफ चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर उसकी ओर आकर्षित होता है और इंसान आज तक इसका कारण नहीं जान पाया है कि यह चुंबक ऐसी शक्ति है जो लोगों और जीवन की परिस्थिति को आकर्षित क्यों करता है, जो हमारे प्रबल विचारों से समृद्ध होती है। उसे हमें यह बताना चाहिए था कि ढेर सारी दौलत हासिल करने से पहले हमें अपने मन में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा का चुंबकीय विचार रखना चाहिए। हमें धन के बारे में जागरूक बनना चाहिए जब तक कि दौलत की प्रबल इच्छा इसे हासिल करने की कोई निश्चित योजना न बनवा दे। लेकिन चूंकि हेनले एक कवि थे, दार्शनिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस महान सच्चाई को कविता के रूप में ही रखा और इन पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ को पढ़ने वालों के विश्लेषण पर छोड़ दिया। धीरे धीरे यह महान सत्य हमें समझ में आता है, जो बाद में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में रहस्य छुपा है कि जिसके द्वारा आप अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। सिद्धांत जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। जब हम इन सिद्धांतों में से सबसे पहले सिद्धांत को परखने के लिए तैयार हैं, अपने दिमाग को खुला रखें और यह जान लें कि आप जो पढ़ रहे हैं वह किसी एक इंसान की खोज नहीं है। ये सिद्धांत कई लोगों के लिए काम कर चुके हैं। आप भी अपने लाभ के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये करना आसान लगेगा, कठिन नहीं। कई साल पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया के सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। अगले अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के बारे में इसकी प्रबलता से बोला कि श्रोताओं में से किसने इसे अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बना लिया। वह युवक संसद सदस्य बन गया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। उसने मुझे
एक पत्र लिखा जिससे उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अगले अध्याय में बताए जाने वाले सिद्धांत के बारे में उसके विचार क्या हैं। इसी वजह से मैं उसके पत्र को प्रकाशित कर रहा हूँ ताकि अगले अध्याय की भूमिका का कार्य करे। यह आपको आने वाले पुरस्कार की एक झलक देता है। प्रिय नेपोलियन, संसद सदस्य के रूप में सेवा करते हुए मैं लोगों की समस्याओं को गहराई से समझ रहा हूँ। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो हजारों लोगों की मदद कर सकता है। 1922 में आपने सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। तब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था। उस भाषण में आपने मेरे मन में एक ऐसे विचार का बीज बोया था जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हो सका हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इतने सारे लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से ही मैं भविष्य में भी सफलता प्राप्त कर पाऊँगा। मुझे याद है जैसे यह कल ही की बात हो कि आपने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया था, जिनके पास ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, जिनके पास $1 भी नहीं था, जिनके कोई प्रभावशाली मित्र भी नहीं थे, परंतु उनके इसके बावजूद भी वे सफलता की चोटी पर पहुंच गए। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था। आपके भाषण के पूरे होने से पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं उन सबको पार करके सफलता का प्राप्त करूँगा। हजारों युवा इस साल और आने वाले कुछ सालों में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे। उनमें से एक को प्रैक्टिकल प्रोत्साहन के वैसे ही संदेश की ज़रूरत होगी जैसा संदेश मुझे आपसे मिला था। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरफ जाएं, क्या करें ताकि जीवन में सफलता उनके कदम चूमे। आप उन्हें रास्ता बता सकते हैं क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की समस्याएं सुलझाने में मदद की है। आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि विचारों को दौलत में किस तरह बदला जा सकता है। गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर अमेरिकी गलीचे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वह आप हैं। अगर आप यह पुस्तक प्रकाशित करें तो मैं इसकी पहली प्रति खरीदना चाहूँगा जिस पर आपका ऑटोबायोग्राफ होगा। शुभकामनाएं सहित। यह भाषण देने के 35 साल बाद मैं एक बार फिर 1957 में सालेम कॉलेज गया और वहाँ मैंने अपना भाषण एक बार फिर दिया। उस समय मुझे सालेम कॉलेज से डी.लिट की मानक उपाधि भी मिली। 1922 से आज तक मैंने जेनिंग्स रेडॉल्फ को लगातार आगे बढ़ते देखा। देश के प्रमुख एयरलाइंस एग्जीक्यूटिव में से एक, वेस्ट वर्जीनिया से अमेरिकी सीनेटर और महान प्रेरणादायक वक्ता। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है।